हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि आज हम आपको करवाने वाले हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत में जो आपका एक प्रकार का प्रश्न बनता है, घटना क्रमानुसार कथा लेखन। घटना की क्रम के अनुसार कथा लेखन करना। तो भाई जहाँ जहाँ पे कथा बन रही है, जिन जिन पाठों में कथा आ सकती है, भाई जहाँ पे श्लोक और सूक्तियां होती हैं वहां तो कथा लेखन नहीं आएगा, लेकिन कथा लेखन जो आएगा आपके प्रश्न पत्र में वो किन पाठों से पूछा जाएगा, जिनमें कथा है। तो भाई हमारा जो नाटक है सौहार्दम प्रकृति शोभा सप्तम पाठ है, जिसमें कि भाई नाटक है लेकिन कहानी उसमें चल रही है। उस कहानी को घटना के क्रम के अनुसार लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है। तो 2-3 प्रकार की हमने कहानी आपके लिए यहाँ पे बनाई है। तो देखिए कि किस प्रकार से हम घटना के क्रम के अनुसार कथा का लेखन करेंगे। तो जैसा कि कहानी आप लोगों को हमने पूरी पढ़ा चुके हैं कि भाई क्या होता है, एक अगर अपन 5-2 मिनट का अपन थोड़ा जल्दी क्विक रिवीजन करके थोड़ा सा याद रख कर ले कि क्या हुआ था कि एक नदी का किनारे पे एक सिंह सो रहा था और सोते समय क्या हुआ कि एक बानर आया और उसने क्या किया कि जो सिंह था उसकी पूंछ को खींच के भाग गया। तो सिंह जब क्रोधित होता है, उठकर देखता है तो सिंह जो बानर होता है उसकी पूंछ को ऊपर चढ़ जाता है खींचकर। अब इसके बाद क्या होता है, तो सिंह गरजता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, तो दूसरा बंदर आके उसका कान मरोड़ देता है और फिर ऊपर भाग जाता है। इस तरह से बानर क्या करते हैं, उसको बार बार परेशान करते हैं। ऐसी अपन ने कथा पढ़ी थी ना, बार बार परेशान करते हैं तो वो थक जाता है और थकने के बाद गुस्से में कहने लगता है कि तुम लोग, मैं एक जंगल का राजा हूं और फिर भी तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा कहा था। तो वानर क्या कहते हैं कि हम तुम्हें राजा नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई जो राजा होता है वो तो प्रजा का क्या होता है, रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। और तुम तो भक्षक हो, इसीलिए तुम तो यमराज के समान हो, तुम तो राजा हो ही नहीं सकते हो। तो इतने में कौआ कहने लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कही है बंदर आप लोगों ने कि जंगल का राजा तो मुझे होना चाहिए। तो अब वो सब देखने लगते कि भाई कौआ कैसे कहने लगा। तो कौआ ने फिर अपनी बढ़ाई बताई कि तुम लोगों को क्या नहीं पता कि देखो, मुझसे मेरी लोग बताते हैं कि मेरे परिश्रम का उदाहरण देते हैं और मेरी सत्य प्रियता को बताते हैं कि कौआ, झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, मतलब इतना सत्य का प्रिय है। कौआ अपनी बढ़ाई प्रशंसा करने लगता है। तो कोयल भी फिर उसको बोलने लगेगी बीच में, अरे तुम कैसे राजा बन सकते हो, तुम्हारा कृष्ण वर्ण है, मेद अमेद भक्षण करते हो, मतलब कुछ भी खाने योग्य वो चीज़ नहीं खाने योग्य हो तो भी खा लेते हो। इस प्रकार से मोर उसको करती है। कोयल जब कौए को उसकी बुराइयां करने लगती हैं तो फिर कौआ पलट के उससे कहेगा कि भाई तुम कौन सी गोरी हो जो तुम मुझे सिखा रही हो, तुम्हारे बच्चों को तो मैं पालता हूँ, तो मैं करुणा पर हूँ, मैं इतना करुणा पर हूँ, यानी करुणा से युक्त हूँ, तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संवाद चलता है ना। फिर इतने में ही ध्यान लगाया हुआ बगुला कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं ध्यान मग्न रहता हूँ, है ना, ध्यान मग्न रहता हूँ हमेशा। फिर इसके बाद बगुला को देख के फिर मोर कहने लगेगी। इस तरह से हमारे एक के बाद एक जानवर, हाथी भी आ जाएगा, फिर उसमें बाघ भी आ जाता है, चीता भी आ जाता है। तो एक कहानी का पूरा तारतम्य चलता है जो हमारा। तो उसी में अब जैसे कहानी के कुछ जैसे 7-8 वाक्य आपके आएंगे, एक किसी भी कथा की 8 वाक्य आएंगे और उन 8 वाक्यों को आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है, वनस्य समीपे एका नदी वहती, कि वन के समीप में एक नदी बहती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि अपरह वानर, दूसरा वानर सिंह का कर्णम आकृष्यति, कर्ण मरोड़ देता है, कान मरोड़ देता है, कान खींचता है। सिंह क्रुद्ध भवति, सिंह क्रोधित हो जाता है। एव में वानराः, इसी प्रकार वानर बार बार सिंहम तुदंती, बार बार सिंह को परेशान करते हैं। एक सिंह सुखीन, सुख से विश्रामम करोति, विश्राम कर रहा था, विश्राम करता है। सह तम प्रच्छुतुम इक्षति, वह उसको प्रहर्तुम इक्षति, वह उसको प्रहार करने की इच्छा करता है। एक वानर तस्य पुच्छ धुनोति, उसकी पूंछ को खींच लेता है। वानर कूर्दित्वा वृक्षम आरोहति, और वानर कूद कर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो भाई इसका हमारा क्या क्रम बनना चाहिए। सबसे पहले तो जब जंगल का दृश्य बताया जाता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि वन के समीप में एक नदी बह रही होती है।
उसके पास एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा होता है। तब एक वानर उसकी पूंछ को आके खींचता है, ठीक है, पूंछ मरोड़ता है। तब इसके बाद क्या होता है, सिंह क्रोधित हो जाता है और उसको प्रहार करने की इच्छा करता है। तब दूसरा वानर आकर सिंह का कान खींच देता है। इसी प्रकार एवमेव वानर बार बार सिंहम तुदंती, लेकिन वानर क्रोधित्वा कहां पर, वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सबसे अंत में आएगा। इस प्रकार वानराह वारम वारम सिंहम तुदंती, बार बार सिंह को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार हमें घटना के क्रम के अनुसार लगाना है उसको। तो हम कहेंगे वनस्य समीपे एका नदी वहति, एक सिंह सुखेन विश्रामम करोति, एक वानर तस्य पुच्छम धुनोति, सिंह क्रुद्ध भवति और सह तम प्रहर्तुम इच्छति, वह उसको मारने की इच्छा करता है, लेकिन वानर क्रोधित्वा वृक्षम आरोहति, लेकिन जैसे ही प्रहार करने की इच्छा करता है तो वानर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तब दूसरा वानर आके सिंह का कान खींचता है। तो इस प्रकार वानर बार बार सिंह को परेशान करते हैं। ठीक है, लीजिए अपनी कहानी इस प्रकार से लग गई। चलिए, तो एक जो फॉर्मेट है उसको हमने आपको बता दिया। चलिए और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि और क्या होता है और किस प्रकार की आगे की कथा की किस प्रकार से वाक्य आ सकते हैं। जैसे लिखा है, सिंह क्रोधेन गर्जति अहम वनराज अस्मि, सिंह क्रोध के साथ गरजने लगता है कि मैं वन का राजा हूँ। बकह कथयति, बगुला कहता है, अहम अविचल, मैं अविचल हूँ। ध्यान मग्न अस्ति, ध्यान मग्न है, ध्यान मग्न रहकर अहम योग्य, मैं ही योग्य हूँ। वानर कथयति, वानर कहता है, राजा तू रक्षक भवति परम भवान तू भक्षक, लेकिन तुम तो भक्षक हो। सिंहस्य दुर कहते हैं, दुरवस्थाम दृष्ट्वा सर्वे जीवा हसन्ति, सिंह की दुरवस्था को देखकर सभी जीव हंसते हैं। मयूरः कथयति, मयूर कहती है कि मम पिच्छानम अपूर्वम सौंदर्यम अतः अहमेव योग्या, मयूर कहती कि मेरी पिछ का, मेरे जो पंख हैं उनका सौंदर्य कैसा है, अपूर्व है, इसीलिए मैं ही योग्य हूँ। पिकह कथयति, कोयल कहती है कि अहम मधुभाषिणी अतः अहमेव योग्य, कोयल कहती है कि मैं मधुर बोलने वाली हूँ इसलिए मैं योग्य हूँ। ततः काकः, तब काक प्रवेशम कृत्वा, प्रवेश करके कहता है, अहमेव योग्य, मैं योग्य हूँ। गजः कथयति, गज कहता है कि अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी अतः अहम योग्य अस्ति, इसीलिए मैं योग्य हूँ। अब यहाँ पे सब अपनी अपनी योग्यता बता रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कहानी में इस क्रम को याद रखना पड़ेगा कि किसके बाद कौन आया था और किसने किसके बाद कहा। तो सबसे पहले होगा कि सिंह की दुरावस्था को देखकर, जब भाई वो ऊपर चढ़ जाता है तो सिंह की दुरावस्था को देखकर सभी पक्षी और जंतु क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कहेंगे सिंहस्य दुरवस्थाम दृष्ट्वा सर्वे जीवा हसन्ति। फिर इसके बाद क्या होता है, सिंह क्रोधेन गर्जति अहम वनराज, क्रोध से गरजता है कि मैं वनराज हूं। तो वानर कहता है कि राजा तू भक्ष भवति परम भवान तू भक्षक, पर आप तो भक्षक हो। तब काका प्रवेशम कृत्वा, तब इसके बाद क्या आया था, जब बानर ने एक श्लोक कहा था कि वो जो राजा पार्थिव रूपेण जिस अपनी प्रजा का नहीं हित करता है तो वो सीधा कैसा होता है, वो हमारे यमराज के समान होता है, कृतांत के अनुसार कि जैसा होता है। तो इसके बाद कौआ बोला था, तो इसलिए फिर पहले क्या हुआ, कौए को यहाँ पे ले लिया गया। तो कहा ततः काका प्रवेशम कृत्वा, तब काक का प्रवेश करके कथयति कहता है, अहमेव योग्य, मैं योग्य हूँ। फिर जब कौआ अपने आप को श्रेष्ठ बताता है तो उसका तोड़ कौन करती है, कोयल कहती है, तो फिर कोयल को हम ले लेंगे। पिका कथयति अहम मधुभाषिणी अतः अहम योग्य। अब जब कोयल कह रही होती है तब कहीं से सुनते सुनते हाथी आ जाता है और हाथी कहने लगता है, अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी अतः अहम योग्य। तो तब कौन कहता है, हाथी कहता है मैं बलशाली हूँ। तो भाई वानर फिर हाथी को परेशान करते हैं, तो वो हाथी भी चुपचाप हो जाते हैं। तो वानर कहता है नहीं, मैं हम ही लोग श्रेष्ठ हैं। इतने में एक बगुला जो होता है, जो कहाँ पे, तालाब में होता है, तो बगुला कहने लगता है, बकह कथयति अहम
अविचल ध्यान मग्न अतः अहम योग्य है। और बगुले की बात सुन के मयूर कहने लगती है कि तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो क्या करते हो, तुम तो छल से, मयूर ही उसको सिखाती है, बगुले को कहती है कि तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो दूसरे बेचारी मछलियों को तुम तो छल से ध्यान का बहाना लेके खड़े रहते हो और दूसरी मछलियों को तुम खा जाते हो, है ना। तो फिर मयूर कहती है कि मेरे पिच्छा ना, मेरे पंख हैं, उन कैसे उनका अपूर्व सौंदर्य है, इसीलिए मैं योग्य हूँ, इसीलिए मैं योग्य हूँ। तो इस प्रकार से ये क्रम आप याद रखिएगा कि किसके बाद कौन आया था और किसने क्या कहा था। ठीक है, एक वार्तालाप जो था उसको हमें याद रखेंगे तो हम इनको सही से अरेंज कर पाएंगे, क्रम के अनुसार लगा पाएंगे। अब इसके बाद इसी में हम एक और तीसरा बना देते हैं कि एक सिंह सुप्यति, इसमें एक सिंह सो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ना पूरा ले लेते हैं। ठीक है, ततः प्रकृति माता प्रवेशति, तब प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। वानरः तम तुदंती, इसमें अब जरूरी थोड़ी ना है कि भाई घटना के अनुसार हो, यहाँ पे हो सकता है कि पूरा पाठ है उसी के सारे वाक्य, सारे में से कहीं कहीं से बीच में से 8 वाक्य लेके कहें कि बताओ इसको किसके बाद क्या हुआ। तो जैसे एक सिंह सुप्यति, इसमें एक सिंह सो रहा था। ततः प्रकृति माता प्रवेशति, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है, ये तो अंत की बात हुई है। वानरः तम तुदंती, इसमें वानर उसको परेशान कर रहा था। पशु राजा न भविष्यतव्यम अपितु को अपि पक्षी एव राजति निश्चितेव्यम, कहते हैं पशु कोई राजा नहीं होगा जबकि कोई पक्षी ही राजा करेगा, यह निश्चित है। सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी स्व गुण से चर्चा कुर्वन्ति, अपने अपने गुणों की चर्चा करते हैं। सर्वेषां प्राणिनाम एव यथा समयम महत्वम वेदते, सभी प्राणी ही यथा समयम महत्व, सभी प्राणियों का ही यथा समय महत्व होता है। अब ये किसने कहा था? ये प्रकृति माता ने कहा था। जब सभी झगड़ रहे थे, अपने अपने गुणों का वखान कर रहे थे, तब प्रकृति माता ने संदेश दिया था। सर्वे प्राणिना परस्परम विवादम कुर्वन्ति योग्यम च कथयन्ति, सभी प्राणी परस्पर विवाद कर रहे थे और योग्यता को कह रहे थे। मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम रसमयम कुरुध्वम, कहते हैं मिलकर ही मुदित होकर प्रसन्न होकर जीवन के रस का पान करना चाहिए, जीवन को रसमय बनाना चाहिए। तो भैया एक तरह से पूरी कथा इसमें आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने क्रम में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक सिंह सुप्यति, इसमें एक सिंह सो रहा था। वानरः तम तुदंती, इसमें वानर उनको परेशान कर रहे थे। सर्वे प्राणिनः, इसके बाद क्या हुआ कि सभी प्राणी अपने अपने गुणों की चर्चा करने लगे। फिर जब चर्चा करने लगे, चर्चा करते करते फिर विवाद भी हो गया। तो सर्वे प्राणिनः परस्परम विवादम कुर्वन्ति योग्यम च कथयन्ति, विवाद कर रहे थे और अपने आप को योग्य कह रहे थे। पशु राजा ना भवितव्यम अपितु को अपि पक्षी एव राजति निश्चितेव्यम, कहते हैं कोई अब पशु में से पशु राजा कोई नहीं होगा, पशुओं का राजा कोई नहीं होगा, अब पक्षी ही कोई राजा होगा। जब ये हो गया तब प्रकृति माता प्रवेश करती हैं और सभी प्राणी एव यथा संभव महत्वम विद्यते, वो कहती हैं कि सभी प्राणियों का जब समय होता है तब उनका महत्व होता है। हर एक प्राणी का अपना महत्व उसके समय के अनुसार होता है। मिलित्वा, और मिलकर ही मोदध्वम जीवनम रसमयम कुरुध्वम, इस प्रकार से ये लीजिए कि मिलकर ही हम अपने जीवन को आनंदित करके उसको रसमय बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप उनको क्रम के अनुसार लगाएंगे। तो थोड़ी सी कथा के ऊपर हम गौर कर लेते हैं अपनी कथा के, कि कथा में क्या हुआ था। कि कथा में सबसे पहले बताया गया है कि कोई एक निर्धन व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत करके परिश्रम करके धन का उपार्जन करता है, धन इकट्ठा करता है और उस पैसे से अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवा देता है। ठीक है, यही हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, और उनका पुत्र वही वो जो महाविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, तो उसके पास जो छात्रावास है वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि लड़का बीमार पड़ जाता है। तो उसकी बीमारी को सुनकर कि बच्चा बीमार हो गया है, उसको देखने के लिए जो पिता होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बस को छोड़कर पैदल ही चलने लगता है, क्योंकि भाई निर्धन है, जैसे तैसे तो उसने इकट्ठे करवाए। चलते शाम हो जाती है और गंतव्य स्थान अभी भी दूर था। फिर वो सोचता है कि रात्रि में, भाई शाम तो हो ही गई है लेकिन अभी तो गंतव्य स्थान तो बहुत दूर है,
तब फिर वो सोचता है कि रात्रि में किसी भी विजन प्रदेश में रुकना अच्छा नहीं है, या जाना मतलब वहाँ पे यात्रा शुभ नहीं होगी, और वो भी पैदल यात्रा। पैदल यात्रा किसी भी ऐसा स्थान जहाँ निर्जन है, कोई जन है नहीं है ना, तो ऐसी जगह पे पैदल यात्रा रात्रि में शुभ नहीं होगी। तो वो किसी पास के गांव में चला जाता है और वहाँ पे कोई एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, उस गृही से पूछता है कि आप मुझे रुकने के लिए स्थान दे दीजिए। तो वो दयालु होता है, वो कह देता है कि ठीक है आप रुक जाओ। अब वो अतिथि के रूप में रुक जाता है। अब उसी दिन देवयोग से क्या हो जाता है, उनके घर में एक चोर प्रवेश कर देता है, और चोर प्रवेश करके क्या करता है, उनके घर में रखी हुई एक पेटी को उठाकर भागने लगता है। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जो अतिथि था वो उन किसके पैरों की ध्वनि को, चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर समझ लेता है कि हो सकता है चोर आया है। उठ जाता है और उठकर उस चोर के पीछे भागता है, और चोर के पीछे भागकर उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ता है तो ये क्या अचानक अजीब वहां पे हुआ, बिल्कुल ही एक विचित्र घटना क्या हुई कि उसने, वो जो चोर था वो ही स्वयं चिल्लाने लगता है, तेज तेज चिल्लाने लगेगा। पहले तो वो कहेगा कि मुझे जाने दो, लेकिन वो कहेगा कि नहीं जाने दे रहा हूं, तो फिर वो क्या करेगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और कहेगा कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो उसकी, वही जो चोर था उसी की आवाज सुनकर सारे गांववासी इकट्ठा हो जाएंगे, जाग जाएंगे और देखेंगे कि भाई अतिथि चोरी कर रहा है। अब ऐसा सोच कर कि सभी गांववासी उसको क्या धिक्कार करने लगते हैं, बहुत बुरा भला कहने लगते हैं कि बताओ इसको अतिथि के रूप में रखा हो, यही चोरी कर रहा था, है ना। लेकिन वास्तव में चोर कौन था, वो चोर गांव का आरक्षी ही था। कौन था वो, जो गांव का आरक्षी, वो ही चोर था, है ना। लेकिन उसने किसको बना दिया चोर, उस अतिथि को, और सब गांववासी उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। और ये जो सिपाही क्या करता है, उसको, अतिथि को चोर मानकर उसको कारागृह में डाल देता है। अब आगे क्या होता है, अगले दिन दोनों को, जो आरक्षी होता है, जो जब वास्तव में चोर वही था, वो आरक्षी उस अतिथि को लेकर कहाँ जाता है, न्यायालय में पहुंच जाते हैं। अब न्यायालय में पहुंचते हैं तो न्यायालय में पहुंचकर जो न्यायाधीश होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनको दोनों अपनी अपनी बात कह के सुना देते हैं। अब दोनों की बात सुनकर जो न्यायाधीश है वो समझ जाते हैं कि इनमें से वास्तविक चोर कौन है, अतिथि नहीं है, आरक्षी है, ऐसा उन्होंने मान लिया। लेकिन परिमाण का तो अभाव था, कोई भाई एविडेंस तो था नहीं, सबूत तो था नहीं, प्रमाण तो था ही नहीं, साक्षी था। साक्षी का अर्थ ही है प्रमाण, प्रमाण था ही नहीं। इस अभाव में क्या होगा, अब इस अभाव में वो कहते हैं कि ठीक है, अब अगले दिन आना, अगले दिन निर्णय करेंगे। अब अगले दिन दोनों पहुंचते हैं, दोनों अपनी अपनी कथा बताते हैं, दोनों कथा अपनी अपनी बता ही रहे होते हैं। इतने में ही कौन, एक न्यायालय का एक व्यक्ति आके न्यायाधीश से कहेगा कि अपने यहाँ से, ये न्यायालय से 2 कोस दूर पर यहाँ पर एक व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है और उसका शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो न्यायाधीश दोनों से कहेंगे कि आप, अतिथि और आरक्षी दोनों से कहेंगे कि आप दोनों जाकर उस शव को यहाँ लेकर आओ। अब दोनों चल देते हैं, उस शव के पास पहुँचते हैं, जो कि वहाँ पे एक पटल था, वहाँ पर पड़ा हुआ था और कपड़े से ढके हुए पड़ा। उसको उठाते हैं और उठाकर चलने लगते हैं। तो भाई आरक्षी तो हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन जो अतिथि था वो बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर था, भाई निर्धन था, कहानी को भी अच्छे से नहीं होगा तो कमज़ोर तो होगा ही। तो वो उसके भार की वेदना से रोने लगता है। जो आरक्षी उसको क्या कहता है कि उस दिन तुमने मुझे चोरी नहीं करने दी, उस दिन तुमने मुझे मंजूषा ले जाने से रोका, इसी वजह से आज देखो अपने करनी का दंड भुगतो, और इस वजह से तुम्हें 3 साल का कारावास भी होगा। अब ऐसा कह देता है और हंसने लगता है, लेकिन बेचारा वो तो रो रहा होता है। इसी क्रम में दोनों आते हैं और एक चबूतरे पे उस शव को रख देते हैं। अब उस पे चबूतरे पे रख दिया शव, और फिर कहते हैं बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई। तो जो आरक्षी होता है वो सब बातें बताने लगता है। जैसे ही सब बातें बताता है, वैसे ही एक क्या हुआ, अचंभे की घटना कि वो शव उठकर खड़ा हो गया
उसने न्यायाधीश को प्रणाम किया और कहा कि भाई कि रास्ते में ये बोले बताओ क्या हुआ था रास्ते में। उन्होंने कहा मार्ग में ये हुआ कि ये जो आरक्षी था ये कह रहा था कि तुमने उस दिन मुझको चोरी मंजूषा की पेटी ले जाने से मना किया, इसीलिए आज तुम अपने कर्म का दंड भुगतो और अब तुम्हें 3 साल की जेल होगी। बस इस तरह से एक विचित्र साक्षी, उन्होंने मतलब जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपनी चतुराई से साक्ष्य को प्रमाण को खुद प्रकट किया और फिर इस हिसाब से जो आरक्षी था उसको दंड मिला, उसको कारावास में डाल दिया गया और अतिथि को सम्मानपूर्वक जाने दिया। तो ये थी एक विचित्र साक्षी की हमारी कथा। अब इसी के दिए हुए हैं ये हमारे क्रम के अनुसार वाक्य। ये क्रम में नहीं लगे हैं, इन्हें क्रम में लगाना है, ठीक है। मतलब सही जो चीज पहले हुई उसको हमें करना है। तो पहला हम पढ़ेंगे वाक्य क्या लिखा हो, जैसे क्या लिखा होगा, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लेखनीयम। नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार लिखकर पुनः लिखो। ऐसा नहीं नंबर मत डाल देना, कई बार ये करते हैं, नहीं करना है, उसको क्रम के अनुसार लिखना, ठीक है। तो लिखा है तेन वित्तेन तम उपत्रम, तेन वित्तेन उस वित्त के द्वारा, तम पुत्रम अपने पुत्र को, महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। तत्र निवसन वह, तत्र यानी वहां, निवसन रहकर, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। तीसरा वाक्य क्या लिखा है, पिता पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, पिता पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी निकल पड़ता है। अब समझ में आ रहा है कि कब क्या लगाना है हमें। फिर घ वाला लिखा हुआ है, कश्चन निर्धना जना, कोई निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान, वित्त को उपार्जित करता है, धन इकट्ठा करता है, धन कमाता है। सह बसयानम विहाय, वह बसयान को त्याग कर, पदाति रेव पैदल ही, प्राचलत चल पड़ता है। फिर कहते हैं एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, एक बार उसका पुत्र रोगी हो गया। तततनयः, उसका तनय छात्रावास में वसति, इसमें छात्रावास में रहता था। पुत्र से रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की रुग्णता को सुनकर सह व्याकुल संजाता, वह व्याकुल हो जाता है, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि कोई निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान, कोई जो निर्धन जन था वो वित्त को उपार्जित करता है। इसके बाद क्या हुआ, उस वित्त के द्वारा क्या करता है, वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो पुत्र है कहाँ रह जाता है, कहाँ पर, छात्रावास में रहने लगा था और वहीं रहकर अध्ययन में संलग्न हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसका पुत्र रुग्ण हो गया और अब उसकी रुग्णता को सुनकर, पुत्र की बीमारी को सुनकर क्या हो जाता है, वह व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सह किसके धनम आकर्ष्य, धन की कमी की वजह से सह बसयानम विहाय पदाति रे प्राचलत, लेकिन वो बसयान को त्याग कर पैदल ही चल पड़ता है, किसकी, वित्त की क्या कमी की वजह से। तो ये आपकी घटना के क्रम के अनुसार लगा दिया। अब आपको पता चल गया कि पहला कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है। तो इसको किस प्रकार से क्रम में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्रम के अनुसार लगा देंगे। कश्चन निर्धनः जना वित्तम उपार्जितवान, तेन वित्तेन तम पुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जाता। तत्तनयः छात्रावासे वसति स्म, तत्र निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, पुत्रस्य रुग्णताम् आकर्ण्य सः व्याकुल संजातः। पिता पुत्रं दृष्टुं च प्रस्थितः, सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। ठीक है, क्रम के अनुसार लग गया। चलिए आगे देखते हैं कथा में क्या होता है। आगे देखेंगे, सह पुत्रम दृष्टुम पदातिरेव प्राचलत्, वह पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तस्मिन् गृहे उसके घर में कोई चोर घर के अंदर आ जाता है। अब ये कहाँ की बात हो रही है,
पैदल तो वो अभी पैदल चल रहा है। फिर यहाँ पे चोर आ गया है। अब चोर की घटना तो थोड़ी देर बाद होगी ना, जब वो किसी घर में रुकेगा तब। तो देखेंगे चोरः एव उच्चै क्रोशितुम् आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कश्चन निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन जन धन का उपार्जन करता है। रात्रि निवासम कर तुम, रात्रि का निवास करने के लिए कश्चित किसी गृहस्थम उपागत, गृहस्थ के पास जाता है। एकदा तस्य पुत्र रुग्णः जाता, एक बार उसका पुत्र रोगी हो जाता है। चोरस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्ध, चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर अतिथि जाग जाता है। ग्रामवासिना वराकम अतिथिम, कहते हैं बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मानकर अभर्त्स्यन, उसकी भर्त्सना करने लगते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ हमारा, बताइए इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कथा में। यहाँ तक की कथा आ गई है, लेकिन उसमें जो 2-3 पैराग्राफ है उनको साथ में लेकर ये कथा बन गई। तो कैसे, पहले कहेंगे कश्चन निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन जन वित्त का उपार्जन करता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब उसने, अब यहाँ पर बीच में कोई बात लिखी हुई है कि उसने महाविद्यालय में उसका प्रवेश दिलवाया, ये रुग्ण हुआ। अब रुग्ण की कहीं बात आई है कि उसका पुत्र रोगी हो जाता है, तो कहेंगे ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे हमारा हो गया ये हो गया एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जाता, और पहला हो गया ये। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बीमार हो जाता है बच्चा, तब सह पुत्रम दृष्टुम, वो पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। ठीक है। अब जब पैदल चल पड़ता है तब फिर वो चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है, तो कहेंगे चोर आ जाता है पहले, नहीं होगा। चोर जोर जोर से बोलने लगता है, नहीं होगा। रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागत, जब पैदल चलता है तो फिर रात्रि का निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास रुक जाता है, बोले हाँ बिल्कुल रुक जाता है। क्या 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब जब रात्रि का निवास करने के लिए गृहस्थ के पास आता है तो वो क्या करता है, उसको दे देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, चोर की ध्वनि से अतिथि जाग गया, ग्रामवासी उसकी भर्त्सना करने लगे। लेकिन उसके पहले तो क्या हुआ कि चोर घर के अंदर आया होगा, तभी तो ये सब चीजें हुई हैं। तो फिर क्या हुआ, जब गृहस्थ के पास आता है तो उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि चोर की ध्वनि से अतिथि जाग जाता है, अतिथि जाग जाता है, लेकिन चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये चोर है, ये चोर है। तो इस प्रकार ग्रामवासी अतिथि को चोर मानकर उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो लीजिए ये अपनी इस प्रकार से क्रम में जमा दिया। अब इसी को क्या करना है, आपको लिख देना है। क्रम में जमाने के बाद उसको लिखना जरूर है ना, ऐसा नहीं है कि हमने केवल नंबरिंग कर दी और हो गया। तो कैसे बनेगा, कश्चन निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान, एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जातः, सह पुत्रम दृष्टुम पदातीरे प्राचलत, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि का निवास करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागत, तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः, चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः, चौर एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, ग्रामवासिना वराकम अतिथिम एव चोरम मत्वा अभर्त्स्यन्। तो ये हो गया भाई हमारी, इस प्रकार से कथा आएगी तो आप उसको सही क्रम में लिख देंगे। अब एक और प्रकार की और बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है, तस्मिन दिने, उसी दिन, त्वया अहम चोरिताया, तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई, चोरिताया मंजुषाया, चोरी की गई मंजुषा को गृहणात वारिता, ग्रहण करने से रोका गया था। उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई मंजुषा को ग्रहण करने से रोका गया था। तो ये कहाँ की बात है, कब कहा जा, जब वो रास्ते में आ रहे थे शव को लेकर, तब वो आरक्षी हंसते हुए उससे कहता है कि उस दिन त्वया हम, तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई मंजुषा को लेने से रोका गया था ना। चोरी की मंजुषा, चोरी से की जो पेटी थी उसको लेने से रोका गया था। अब ये बात उसने आरक्षी ने रास्ते में कही थी, मतलब ये अब न्यायालय के बाद की पैराग्राफ की बात आ रही है, ठीक है। न्यायाधीश उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरण सुनते हैं।
कहते न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषय उक्तम आदिष्टौ, न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर से तौ दोनों को घटना के विषय में कहने के लिए कहा जाता है, बताने के लिए कहा जाता है। तो ये पुनः पहले एक बार सुना होगा, फिर दोबारा कहा, कब कहा था, तो उसको अपन देखेंगे किस क्रम में सही आएगा। न्यायाधीश प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से निर्णय तुम ना शक्नुत, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। सह, अब नहीं कर पा रहे थे, तो ये कब की घटना है, हम इसको लगाएंगे क्रम से। सह शवः प्रवारक, कहते हैं प्रावारकम अपसार्य, प्रवारक यानी जो ढका हुआ कपड़ा था उसको अपसार्य हटाकर न्यायाधीशम सत्यम निवेदितवान, न्यायाधीश को सत्य बताता है। कहते हैं अन्येद्यु तौ न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितौ, अन्येद्यु अन्य दिन पर, अन्येद्यु यानी अन्य दिन पर तौ दोनों ही न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित करते हैं। जब पुनः के कहा होगा तभी तो उन्होंने पुनः स्थापित किया। न्यायाधीश आरक्षण, न्यायाधीश आरक्षण पर कारादंडम आदिश्य, किसको कहते हैं, न्यायाधीश आरक्षण, आरक्षी पर, आरक्षी को कारादंड देते हैं, तम जन्म और उस जन को ससम्मान मुक्तवान, सम्मान के साथ मुक्त कर देते हैं। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश देते हैं। समझ में आई है कथा, कहाँ की हो रही है। अब ये सबसे पहले आएगी कि यहाँ पे, अब ये तो जब बीच में रास्ते की बात है, ये तो रास्ते की बात है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि न्यायाधीश को दोनों ही पृथक पृथक विवरण सुनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर पाते हैं ना। तब फिर क्या होता है, तब फिर वो कहते हैं कि आप लोग अगले दिन आना, तो कहेंगे न्यायाधीश पुनः, न्यायाधीश फिर से घटना के बारे में बोलने के लिए आदेश देते हैं और दोनों ही दिन न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को शव को न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब दोनों शव लेने के लिए जाते हैं तब उसके बाद में वो आरक्षी कहता है कि उस दिन तुमने मुझको चोरी की मंजूषा लेने से मना किया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है, वह सब प्रवारकम अपसार्य यानी ढके हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को बताता है। तो इस प्रकार न्यायाधीश आरक्षी को दंड कारावास और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ क्या कह देते हैं, जाने के लिए मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, अब घटना से सही क्रम बन रहा है हमारा, तो इसी को क्रम के अनुसार लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, न्यायाधीशः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश दोनों से अलग अलग विवरण सुनते हैं, लेकिन न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में निर्णय तुम ना शक्नुत, निर्णय नहीं कर पाते। अन्य दिन दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित करते हैं, तो न्यायाधीश आरक्षी को अभियुक्त च और सब को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे देते हैं। कहते हैं जब सुन रहे होते हैं पर तब तक वो तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति को मार दिया गया है, तो न्यायाधीश कहेंगे जाओ आप दोनों, आरक्षी और अभियुक्त दोनों को ही शव लाने के लिए कह देते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे तस्मिन दिने त्वया अहम, अब जब न्यायालय के लिए आदेश दिया है तो अब न्यायालय में लेके आ रहे हैं, तब वो बीच में बात हुई है। तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारिता, तो न्यायाधीश पुनः तब घटना विषय वक्तुम आदिष्टो, फिर से घटना को बनाने के लिए कहा कि बताओ। जब न्यायालय में आए तो आरक्षी उनसे कहा कि चलो फिर से अपनी अपनी घटना को बताओ। तो जैसे ही आरक्षी अपनी घटना को पुनः बताता है तो सह शव, वो सब क्या करता है, प्रवारकम अपसार्य, प्रवारक को अपसार्य करके हटा करके न्यायाधीशम सत्यम निवेदित, सत्य निवेदित करता है। तो न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड आदेश तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, और उस जन को सम्मान के साथ मुक्त कर देता है। लीजिए, तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है घटना के क्रमानुसार लेखन, ठीक है। तो यहाँ तक दंड भी मिल गया तो कथा भी खत्म हो गई अपनी। तो इस तरह से क्रम याद रखिएगा, ध्यान कीजिएगा कि किस घटना के बाद क्या हुआ है। तो
तो सरल है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि प्रश्न पत्र में कोई भी चीज़ आए, सिर्फ एक चीज़ जो है जो आपको हमेशा पूरे मार्क्स दिलवा सकती है, वो है आपके पाठ को ध्यान से पढ़ना। उस ध्यान से पढ़ने के द्वारा क्या होता है कि हमें हर एक चीज़ याद रहती है कि किसके बाद क्या बात हुई थी। तो भाई ऐसे प्रश्न तो आप चुटकियों में हल कर देंगे, बिल्कुल सही मार्क्स भी मिलेंगे। 4 नंबर का आता है इसमें, है ना। 8 वाक्य रहते हैं, सही क्रम में जमाना है, कुछ आपको अपनी तरफ से लिखना नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे पक्के, ठीक है ना। तो ला सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए, इंटर कीजिए, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ क्लासेस लिखी हुई हैं। वन शॉट रिवीजन पे जाना है तो वन शॉट रिवीजन पे चले जाइए। वहाँ पे आपको जिन जिन टॉपिक के वन शॉट रिवीजन होते जा रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप क्लास 10th के उनमें जाएंगे तो यहाँ लिस्ट आपको कौन सी मिलने वाली है, हर सब्जेक्ट के वन शॉट रिवीजन की लिस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप जाइए, संस्कृत में जैसे वन शॉट रिवीजन के चैप्टर देखना है तो चैप्टर अलग मिल जाएंगे, ग्रामर के कुछ जो चैप्टर हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। जिसको क्लिक करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। भाई मिलने को तो यूट्यूब पे भी है, लेकिन ढूंढने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ जो चीज़ लिखी होगी ना, वन शॉट रिवीजन कहाँ ढूंढे, पूरी वेबसाइट पे चले और मिल जाएगा, है ना। आसान है तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ में बहुत कंजूसी करते हो, ये चीज़ इसलिए हम कहते हैं, कमेंट से हमें कोई लालच नहीं कि आप हमें कमेंट करो, हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमें पता चले कि हमने समझाया, आपको समझ में आया या नहीं। तो लिख दिया करो मैम हमें समझ में आ गया, नहीं आए तो कह देना कि नहीं आया मैम, हमें एक बार आप रिपीट करवा देना। तो भाई जब अपना सैम्पल पेपर या जो भी चीज़ अपनी डिस्कस हम करेंगे अगला वीडियो, उसमें आपको और समझा दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम आपके लिए जो टेस्ट पेपर बनाने वाले हैं, बच्चों के लिए हर पार्ट से संबंधित टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रश्नों को हल करेंगे तो भाई पेपर में आ जाए, कहीं से जहाँ से आना आप आराम से हल करके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।